Hello students, welcome to online classes for solid state nanophysics. This is the one of the physics paper for BSc 6th semester. This is the first video lecture in this series. I am Dr. Manoj Kumar Malik, working as an assistant professor in Government College for Women Jeend. I'll complete the first 3 units of your syllabus. Today in this video lecture, I will discuss about the main objectives of this syllabus, scope and methodologies of this paper. We will perform some kind of experiment using grating, and we will try to fill the subject using animation. Okay, so let us start with the syllabus. Look at the syllabus. This syllabus is being divided into 4 units. Unit 1 is about the crystal structure. In this unit, you will study about the crystalline solids and amorphous solids, about some kind of unit cells like simple cubic unit cell, body centered cubic unit cell, face centered cubic unit cell, hexagonal closed packed structure. ये आपको सारे जो नाम हैं वो सुने हुए लगते होंगे, क्योंकि आपने ये केमिस्ट्री में +1 क्लास में या बीएससी में आपने कहीं ना कहीं पढ़े हैं. तो ये बहुत ही सिंपल यूनिट है, जस्ट एक रिपीटिशन है उन्हीं चीज़ों का, बट इन डिफरेंट कंटेक्स्ट. सेकेंड यूनिट में आप देखेंगे वही क्रिस्टल स्ट्रक्चर की यूनिट है, बट इन दिस यूनिट यू विल स्टडी अबाउट द एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड्स. यहाँ पे हम अलग अलग एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड्स, अलग अलग डिफ्रैक्शन टेक्निक्स करेंगे कि कैसे हम क्रिस्टल्स के अंदर, सॉलिड्स के अंदर देख पाते हैं. क्लियर? ये भी बहुत ही सिंपल है, लेकिन जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में करेंगे, जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स. ठीक है, वो भी हम इस यूनिट के अंदर करेंगे. एक बार आपको अगर यूनिट वेक्टर्स क्लियर हैं तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स में भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. ये भी बहुत ही सिंपल यूनिट है. यूनिट 3 इज अबाउट द सुपर कंडक्टिविटी. व्हेन यूर कंडक्टर बिकम्स सुपर कंडक्टर, यानी उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब वो आपका सुपर कंडक्टर हो जाता है. तो उसी के अंदर हम स्टडी करेंगे, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेंगे, उसका रीजंस देखेंगे कि क्यों वो सुपर कंडक्टर बना, कैसे वो सुपर कंडक्टर बना, और फिर हम उसकी एप्लीकेशंस करेंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है सुपर कंडक्टिविटी की. जो 4th यूनिट है आपकी, इट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन टू नैनो फिजिक्स. तो यहाँ पे आप जस्ट की फिजिक्स आपकी कब नैनो फिजिक्स हो जाती है वो थोड़ा सा आप फील करेंगे इस यूनिट के अंदर. अभी आपने ये सिलेबस देखा, इस सिलेबस में आपने देखा कि सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये पेपर स्कोरिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और इजी भी है. सो लेट अस स्टार्ट दिस सिलेबस कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स और व्हाट इज द मेन पर्पस टू कंप्लीट दिस सिलेबस. अगर ये क्वेश्चन हम बच्चों से एक बार पूछ लें, यू व्हाट इज योर मेन पर्पस टू कंप्लीट दिस सिलेबस, तो बच्चे एकदम जवाब दे पाएंगे. क्या जवाब होगा सबके पास? सबसे पहला तो यही जवाब है कि वी हैव टू स्कोर मैक्सिमम, यानी आपको मैक्सिमम स्कोर करना है. कुछ बच्चे जवाब देंगे कि जी हमें सिर्फ पास होना है. तो हम एक बार जो और भी बच्चों के अलग अलग जवाब होंगे तो मैं बोर्ड पे एक बार लिख लेता हूं, फिर हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि व्हाट आर मेन ऑब्जेक्टिव्स. हाँ, अगर हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें कि जो कि बहुत सारे बच्चों का होता है, वो क्या है? फॉर गेटिंग गुड मार्क्स. यानी आपको क्या चाहिए? 40 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर है, 40 आउट ऑफ 40 आप ये मार्क्स ले सकते हैं. और बच्चे इसके लिए बहुत हार्ड वर्क भी करते हैं, अलग अलग बुक से वो नोट्स बनाते हैं, फिर एग्जाम के टाइम पे उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं और अच्छा अटेम्प्ट भी कर पाते हैं. लेकिन कुछ बच्चों को जस्ट क्या चाहिए? पास मार्क्स. आपको पता है कि हर यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है. तो बच्चे क्या करते हैं? एक सिलेबस में हाफ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लास्ट का छोड़ देते हैं, ऊपर का या नीचे का सिंपल वाला बस वही करते हैं, तो ताकि वो पास मार्क्स भी उन बच्चों के आ जाते हैं. कुछ बच्चों का ऑब्जेक्टिव हो सकता है. नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बहुत सारे बच्चों का? टू प्रिपेयर फॉर हायर स्टडीज. जैसे आप हायर स्टडीज का मतलब क्या है कि एमएससी फिजिक्स के लिए या केमिस्ट्री के लिए जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, तो एंट्रेंस के लिए भी आपको तैयारी करना होता है. तो उसके लिए वो बच्चे क्या करते हैं? न्यूमेरिकल्स, उनको न्यूमेरिकल्स करने पड़ते हैं.
ठीक है, क्योंकि आप अलग अलग, चाहे आप एसएससी की बात करें या यूपीएससी की बात करें, तो वहां पे क्या आते हैं, आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं ना। तो जो बच्चे इस ऑब्जेक्टिव के साथ करेंगे तो उनके न्यूमेरिकल्स वो अच्छे से करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनका फर्स्ट पर्पस भी पूरा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पर्पस पूरा होता है, ये भी पर्पस पूरा हो जाता है। ठीक है, एक और ऑब्जेक्टिव यहां पे है, टू डेवलप द कॉमन सेंस फॉर गेटिंग सम काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। आप सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक पेपर को पढ़ के कैसे हम सेटिस्फैक्ट्री फील कर सकते हैं। देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आप उस पेपर को पढ़ के सेटिस्फैक्ट्री फील करते हैं, देखो वो कब कर सकते हैं, जब आप उस पेपर को अच्छे से समझ पाते हैं, उसको फील कर पाते हैं कि उसका पर्पस क्या है, वो आपने सिलेबस क्यों पढ़ा है। अगर आपने इस कॉमन सेंस को यानी उस सेटिस्फैक्शन को फील किया, तो यहां से आपके अंदर एक एबिलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होगी जिसको हम नाम देते हैं कॉमन सेंस। वैसे कॉमन सेंस एक बड़ा एक ब्रॉड सा वर्ड है, हम इसकी बात करेंगे कि यहां पे वो कॉमन सेंस क्या होगी। तो अगर आप इस वे में, अगर हम उस कॉमन सेंस को डेवलप करने के लिए, उस सेटिस्फैक्शन को लेने के लिए अगर ये सिलेबस करते हैं, अच्छे से सिलेबस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये पर्पस तो आपका पूरा होगा ही होगा, साथ में ये पर्पस भी पूरा होगा और साथ में ये पर्पस भी पूरा होगा। अगर हम इस पर्पस के लिए पढ़ेंगे तो आपके तीनों पर्पस पूरे हो जाएंगे। तो बच्चे सोचेंगे कि ये मतलब क्या है फिर इसका, क्योंकि ये तो सिलेबस में आपका कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कॉमन सेंस क्या होगी या सेटिस्फैक्शन क्या होगा। तो देखो इसमें मैं आपको थोड़ा सा ही छोटा सा एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। जब बच्चे करते हैं सिलेबस को, जैसे आपका सिलेबस में हमने जो सिलेबस देखा उसमें अलग अलग वर्ड्स हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, मान लो फर्स्ट मिनट का एक आपने सिलेबस ये कर लिया, फिर आपने कर लिया नेक्स्ट सिलेबस कुछ और कर लिया, थर्ड सिलेबस आपने कुछ और कर लिया, फोर्थ सिलेबस आपने कुछ और कर लिया। तो ये सारा जो भी एग्जाम में वो देखते हैं कि एग्जाम में किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वही वो आर्टिकल्स करते हैं अलग अलग से, यानी ये अलग टाइम पे किया, ये अलग टाइम पे, ये अलग टाइम पे, ये अलग टाइम पे, और अलग अलग वे में करते हैं। तो अगर हम ऐसे सिलेबस को करेंगे तो इसको बोलते हैं रैंडमनेस। आपने रैंडमनेस में ये सिलेबस किया है, कभी कोई आर्टिकल है, कभी कोई आर्टिकल है, और उनका आपने कनेक्शन, एक होता है देखो, अगर आप कंसेप्ट, एक बच्चों एक वे होता है अंडरस्टैंडिंग का वे, वो अंडरस्टैंडिंग का वे पता है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द प्रीवियस थिंग एंड विद द नेक्स्ट थिंग। यानी आपका फिजिक्स में आप जो भी देखेंगे ना, वैसे रैंडम नहीं है कि आपको जस्ट वो एक टॉपिक एज ए इंफॉर्मेटिव वे में आपको पढ़ाया जा रहा है। ऑल टॉपिक्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। अगर हम उस कनेक्शन को फील कर लें तो शायद हमारे पास अभी जो रैंडमनेस है ये आपका क्या हो जाएगा। देखो ये फर्स्ट आपका टॉपिक है, फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है, फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है। सो इफ यू आर एबल टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन ऑल देम, देन ऑटोमेटिकली दिस एंटायर कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स वुड बी द वन टॉपिक। यानी पूरा आपके लिए एक ही टॉपिक हो जाएगा, वो रैंडम टॉपिक अलग अलग नहीं होंगे। और इसको मेमोराइज करना थोड़ा सा ज्यादा टफ है, लेकिन इसको मेमोराइज करना भी इजी होगा। और एक बार अगर आप कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाओगे तो आप समझ पाओगे कि उस टॉपिक का पर्पस क्या था, क्योंकि वहां से ही आपकी एक कॉमन सेंस डेवलप होगी। और इसी कॉमन सेंस की हम बात करेंगे, इसी कॉमन सेंस से आप इस सब्जेक्ट को अच्छा फील कर पाओगे। यानी आपको चेंज क्या करना है, परसेप्शन कि हमें जस्ट थोड़ा सा कि देखने का नजरिया बस बदलना है। नजरिया बदल के हमें वो चीजें मिलानी है। जैसे कैसे मिलानी है, देखो आपके अलग अलग टॉपिक्स हैं, हमें हर ऑब्जर्वेशन को, कि जो भी आपको दिखता है उस ऑब्जर्वेशन को मैथमेटिकली हम चेंज करते हैं। एक मैथमेटिक्स यहां आएगा, कुछ मैथमेटिक्स यहां आएगा, कुछ मैथमेटिक्स यहां आएगा, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द पैटर्न ऑफ देयर कनेक्शन, बिकॉज द एवरी ऑब्जर्वेशन और एवरी कंसेप्ट इज इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। और इंटर रिलेशन वो कौन सा होगा, मैथमेटिकल ही होगा। सो वी हैव टू फाइंड आउट द मैथमेटिकल पैटर्न ऑफ देयर कनेक्शन। यानी हमें निकालने यहां से क्या है, पैटर्न्स। यू हैव टू फाइंड आउट द मैथमेटिकल पैटर्न्स बिहाइंड एवरी काइंड ऑफ कंसेप्ट इन दिस पेपर।
क्या ये बात क्लियर है बच्चों आपको? तो हम यही करेंगे। जैसे आप फाइनल ईयर में हैं बच्चों अभी, तो अब तक आपने कितने सारे पेपर्स पढ़े हैं, तो अगर हम एक बार देखो, ये कॉमन सेंस आपको तब समझ में आएगा कि हम एक बार उन्हीं पेपर से कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं कि वो कॉमन सेंस के क्वेश्चंस क्या होंगे। क्लियर? जैसे आप एक चीज देखो, आप अपने आसपास देखो बच्चों, कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? देखो क्या दिखता है, हमें बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। इन दिस नेचर, जो आपको ये नेचर दिखती है, यहां पे अलग अलग मैटर है। मैटर आपका क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है, और भी मैटर है, वो हम आगे बात करेंगे। अब अगर हम स्पेसिफिकली सॉलिड्स की बात करें, सो व्हेन वी लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ सॉलिड्स, then what we can see? We can see that some of the solids are transparent. कुछ ग्लास हैं, some of the solids are opaque, जैसे ये बोर्ड है। some of the solids are conductor and some of the solids are semiconductor. some of the solids are insulator, जैसे देखो भाई, ये आपका चौक है, ये इंसुलेटर है। some of the solids are magnetic in nature, जैसे आपका आयरन है। some of the solids are non magnetic in nature, जैसे आपका कॉपर है। some of them are soft, some of them are hard। आप एक चीज देखो, इस नेचर के अंदर हर सॉलिड आपका किसका बना हुआ है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का है। दो दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, सो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस थिंग। अब आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? नहीं तो वही तो हम कॉमन सेंस की बात करेंगे। तो ये आपको ये कॉमन सेंस के जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको पूरा सब्जेक्ट, जो फिजिक्स है या जो केमिस्ट्री है, जो मैथमेटिक्स है, इन तीनों को पढ़ पढ़ के आपको एक कॉमन सेंस के क्वेश्चंस निकालने हैं बच्चों। क्या ये क्लियर है? तो अब हम देखो कुछ कॉमन सेंस के जो क्वेश्चंस हैं, जो रेलेवेंट हैं आपके पेपर, आपके जो सॉलिड स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें एक बार वो यहां पे मैं लिखता हूं, फिर हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ताकि आपको फील हो कि कॉमन सेंस का मतलब क्या है। क्लियर? दीज आर सम क्वेश्चंस फॉर योर कॉमन सेंस। दीज मे बी some interesting questions, these may be some irrelevant questions, or these may be some kind of vague questions। ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, What is the shape of an atom or molecules? एटम कैसा दिखता है? नहीं, उसकी शेप क्या है? तो देखो मैंने एक और क्वेश्चन यहां पे लिखा है, What is the color of an atom? कभी आपने पढ़ा है कहीं कि एटम का कलर कैसा होता है, कि ब्लू होता है या रेड होता है या ग्रीन होता है? ऐसा कहीं नहीं पढ़ा आपने। तो बहुत बच्चे अभी भी सोच रहे होंगे कि हाँ, क्या ऐसा हो सकता है? क्या सच में एटम का कलर हो सकता है? लेकिन एक कलर की बात कब आती है? व्हेन वी आर एबल टू सी एट एटम्स, मींस कैन वी सी एटम्स? क्या हम एटम्स को देख सकते हैं? देखो बच्चों, रियलिटी यही है, आज तक हम एटम्स को नहीं देख पाए हैं, न इलेक्ट्रॉन्स को देख पाए हैं। हाँ, हम उनके इनडायरेक्ट जो इफेक्ट्स हैं वो फील करते हैं। ठीक है कि नहीं? तभी देखो, अगर फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए कि व्हाट इज द शेप ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल, तो एक चीज देखो, आपने अभी लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स ने तो शेप बताई आपके एटम की, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने क्या बोला है कि वी कैन नॉट फाइंड आउट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अगर एग्जैक्ट पोजीशन वो इलेक्ट्रॉन की नहीं बता सकते, तो शेप कैसे हम बता सकते? और वहां पे आपका जो आया था ना, वो आया था ऑर्बिटल्स का शेप अलग अलग। ऑर्बिटल्स जो आप शेप करते हो ऑर्बिटल्स की है, और ऑर्बिटल्स क्या है? वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, यानी वो भी प्रोबेबिलिटी है। तो शेप कैसे हो सकती है? शेप हमें नहीं पता कि वो कैसी शेप होगी। हाँ, सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए हो सकता है हम आपके सिलेबस में एटम या मॉलिक्यूल की जो शेप लें वो सर्कुलर लें, सर्कुलर एक बॉल की तरह। लेकिन वो सर्कुलर नहीं है, ये जस्ट एक कंसेप्ट है, एक विजुअलाइजेशन है, और चीज और प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। क्या बात ये क्लियर है? तो इसलिए उसकी कोई शेप नहीं है बच्चों, ये बात क्लियर रखना। ठीक है, उसकी कोई शेप नहीं है, उसकी ना स्फेरिकल शेप है, न सिलेंड्रिकल शेप है, न सर्कुलर शेप है, उसका कोई शेप नहीं है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? कलर ऑफ एन एटम। देखो,
कलर तो तब होता है जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तो उसमें क्या होता है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज आर एब्जॉर्ब्ड एंड सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज आर रिफ्लेक्टेड। तो जो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होंगी वही हमें दिखेगा। एंड कलर मींस अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो जब बात एटम्स की और इलेक्ट्रॉन्स की आती है तो वहां साइज देखो ना, अब साइज, अब सारा डिपेंड है साइज पे। देखो तभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया है, व्हाट इज द साइज ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल, यानी उस एटम और मॉलिक्यूल का साइज क्या है। देखो साइज भी तब होता अगर शेप होती, लेकिन हम यहां साइज को इनडायरेक्टली निकालते हैं। इनडायरेक्टली कैसे, कि सपोज यू आर हैविंग द टू एटम्स, तो यहां पे हम क्या लेते हैं, टू न्यूक्लियस लेते हैं। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, क्योंकि आपको पता है ना कि एंटायर मैटर इज कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो हम यहां पे दो न्यूक्लियस के डिस्टेंस लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो हमें पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड कहां है, वो तो ऑर्बिटल की शेप में है, तो हमें नहीं पता है, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहां हम साइज लेने के लिए ऑर्डर ऑफ साइज जो लेते हैं वो कैसे लेते हैं, दो न्यूक्लियस के डिस्टेंस लेते हैं और उसको हाफ कर देते हैं फिर। तो ये आपका क्या आया, दिस वुड बी द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एन एटम। और ये ऑर्डर पता है क्या आता है, ये ऑर्डर आता है आपका एंगस्ट्रॉम में। इट इज अबाउट इन 1 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम आपका क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। देखो नंबर्स, अब यहां हमारे नंबर्स ही बहुत जरूरी हैं बच्चों। नंबर्स, जो फीलिंग्स, जो कॉमन सेंस की हम बात कर रहे हैं, हर फिजिकल क्वांटिटी को, हर फिजिकल कंसेप्ट को हम नंबर की टर्म्स में, हम मैथमेटिकल टर्म्स में ही फील करना चाहेंगे। वही आपकी कॉमन सेंस होगी जब हम उन नंबर्स को मिलाएंगे। क्या क्लियर है ये, ठीक है। तो यहां पे देखो ये एंगस्ट्रॉम आया, यानी से अगर कोई भी आपसे पूछे कि ऑर्डर क्या है आपका एटम का, तो आप ये बता सकते हो, इट इज अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये 2 एंगस्ट्रॉम भी हो सकता है, 5 एंगस्ट्रॉम भी हो सकता है, ये डिपेंड करते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स पे। क्लियर है बच्चों। तो अब एक चीज देखो, ये हो गया आपका साइज। तो अब कलर की बात क्या है, कलर, तो कलर, अब एक बात बताओ, 1 एंगस्ट्रॉम यानी इतना आपका देखो इतना कम साइज है, तो वहां पे जब आप जब लाइट का फोटोन डालोगे, वो क्या वो इंटरेक्ट करेगा, और अगर इंटरेक्शन भी होगी ना तो उसकी चेंज ऑफ वेवलेंथ हो जाती है, जैसे आपने क्वांटम मैकेनिक्स में किया। तो वहां पे इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका इररिलेवेंट हो जाता है फिजिकल सेंस में, कि इसका कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि एटम की कोई शेप नहीं है, तो कलर की बात कहां से आएगी। क्या बात क्लियर है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हाट इज द शेप एंड साइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जैसे एटम की बात की, अब इलेक्ट्रॉन तो उसके अंदर और भी बहुत छोटा एक पार्टिकल हो गया बच्चों, नहीं तो इलेक्ट्रॉन को तो हम पॉइंट मास पार्टिकल ही मानते हैं कि उसका साइज, उसके तो इवन उसके एटम की तो बात हो जाती है दो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साइज की कोई बात नहीं होती। हाँ, वहां पे एक चीज बात जरूर हो जाती है, अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने पढ़ा ना क्वांटम मैकेनिक्स ने, कि फॉर इलेक्ट्रॉन और एटम्स और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड विल फॉलो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इन ऑर्डर ऑफ H क्रॉस। ये किया आपने, यानी वो भी हम ये जो बात करते हैं ना कि ये अनसर्टेनिटी क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, बस कि वो न्यूक्लियस के आसपास कहां होगा, तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा एक्स, दैट वुड बी द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो वहां पे अनसर्टेनिटीज की बात होती है बच्चों, एग्जैक्ट पोजीशन तो हम कभी इलेक्ट्रॉन की निकाल ही नहीं सकते। क्या बात क्लियर है, इसलिए इसके शेप की या साइज की कोई बात नहीं होगी। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जैसे देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आप निकाल ही सकते हैं कि जो नंबर, जैसे मेरे सामने क्या, देखो एग्जांपल ये ले लेते हैं, आपके सामने क्या बच्चों, ये चौक है, चौक ये थोड़ा सा ऐसे रब किया, तो रब करके यहां क्या गिरा, बहुत सारे चौक के पार्टिकल्स गिरे ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कितना नंबर गिरा, यानी कितने पार्टिकल्स निकले, तो आप क्या निकाल सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन का जवाब हमें निकालना है, या कोई भी मटेरियल मैं आपको दे दूं कि बताओ इस मटेरियल में, इस ब्लॉक में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कम से कम ये तो आपको निकालना चाहिए, और ये आप निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एज पर द मोल कंसेप्ट। देखो मोल कंसेप्ट क्या है आपका, मोल कंसेप्ट आपको आपने पढ़ा बच्चों केमिस्ट्री के अंदर। इसमें सिंपल एक ही लाइन है कि मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास इन ग्राम्स, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, अगर वो ग्राम के अंदर हम लिखते हैं, कंटेन्स
how many number of molecules or atoms contains Avogadro number, n Avogadro number, Avogadro numbers, Avogadro's number of atoms or molecules, of atoms or molecules. और ये एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.023 इंटू 10 raised to power 23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स. फॉर कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन having how many number of atoms, having 6.023 into 10 raised to the power 23 atoms. ठीक है, so in order of 10 raised to the power 23 एटम्स. ये देखो कितना बड़ा ये नंबर आया है. नहीं, अब ये नंबर को हम यहां चौक के लिए भी एक बार फील करते हैं. फॉर दिस चौक, अब ये देखो चौक क्या आपका, फॉर चौक. अब आपको पता है, देखो चौक का आपको क्या पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, तो चौक का जो केमिकल फॉर्मूला है ये ऑलमोस्ट आपका जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, साथ में कुछ मिट्टी का कंटेंट भी होता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली इसको यहाँ ले सकते हैं कैलकुलेशन के लिए. कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. अब आप इसका निकालो मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कैल्शियम का कितना होता है 40, जो मॉलिक्यूलर मास होता है आपका 40 AMU. कार्बन का आपका हो गया 12, ऑक्सीजन का आपका कितना होता है 1 ऑक्सीजन का होगा 16, तो 3 का कितना हो जाएगा आपका 48. तो यहां पे आपका क्या आया 40, 98, 100, 110 ग्राम ऑफ chalk having how many molecules 6.023 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल. ठीक है, मुझे बताओ 1 ग्राम में कितना होगा. 1 ग्राम ऑफ दिस chalk इज इक्वल टू डिवाइड बाय 110. 1 ग्राम में ये आ गया. अब देखो, अब ये इसका वेट कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, इसका वेट आप मान के चलो 3 ग्राम. तो फॉर दिस chalk, सो 3 ग्राम ऑफ दिस chalk, 3 ग्राम ऑफ दिस chalk इज इक्वल टू, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑर्डर क्या आएगा आपका. देखो ऑर्डर ये 00 है, तो यहाँ पे आपका 613 1.8 इंटू 10 raised to the power, यहां से आ गया 10 raised to power 21 मॉलिक्यूल. ठीक है, अब इस चौक के अंदर कितने मॉलिक्यूल आए 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 21 मॉलिक्यूल आए. अब देखो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था ना कि मैंने थोड़ा सा इसको रब किया. देखो रब ऐसे किया तो यहां पे बहुत सारे एटम्स निकले, यानी यहां पे बहुत सारे आपके मॉलिक्यूल्स निकल के गिरे. मुझे लगता है कि इसका कितना पार्ट्स यहां गिरा होगा, मिलियंस पार्ट ले लो, मिलियन पार्ट, मिलियन समझते हो. 10 raised to the power 6 पार्ट जो है 10 लाखवां हिस्सा को हम इसको क्या बोलेंगे 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ दिस chalk. तो 1 मिलियंथ, देखो 1 मिलियन तो गिर ही गया होगा ना इसका बच्चों, कि अगर 1 मिलियन भी गिरेगा तो मिलियन का मतलब क्या 10 raised to power 6, तो 10 raised to power 6 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा इसका 1.8 इंटू 10 raised to the power, ये आपका आ गया 15. ये देखो फिर भी आपके कितने सारे मॉलिक्यूल्स गिरे बच्चों. ये देखो अगर आप ये कहो नहीं जी बिलियंथ, नहीं जब आप कहो जी बहुत थोड़ा गिरा तो बिलियंथ मान लो, तो बिलियंथ में 10 raised to power 9 तो 9 होता है ना, तो यहां पे भी अगर आप डिवाइड करेंगे तो भी जो ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा 10 raised to the power आपका बिलियंथ है 10 raised to the power 12. देखो 10 raised to the power 12 एक कितना बड़ा नंबर है, जबकि आपको यहां कुछ दिख नहीं रहा. तो ये नंबर किसका है बच्चों, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का. तो इसको फील करने की कोशिश करो कि कितना बड़ा नंबर है. फिर भी हम कैसे स्पेसिफिकली ये कह पा रहे हैं कि सॉलिड्स के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इसको फील करने की कोशिश करो. लेकिन बच्चे ना इसको ज्यादा फील नहीं कर पाते इन नंबर्स को. लेकिन अगर हम यहां क्वांटिटीज को थोड़ा सा चेंज कर दे, जैसे मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स ये कितने आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, अगर मैं इसके आगे मॉलिक्यूल्स हटा के कुछ और लगा दूं, जैसे इसी नंबर के आगे मैंने लगा दिया ये लो रुपीज 10 raised to the power 12, अब एकदम फीलिंग चेंज हो जाएंगी सबको. अभी ये तो सबको पता ही है कि अगर इतना पैसा हमारे पास आ जाए तो विजिबल हम क्यों ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करेंगे. नहीं, फिर तो हम इस पैसे के साथ एंजॉयमेंट करेंगे या इस पैसे को कहीं और लगाएंगे. तो ये देखो यानी क्वांटिटी चेंज होने से हमारी कैसे फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं. तो इसलिए बच्चों हम यही कहते हैं कि आप है ना, ठीक है यहाँ पे अलग है, लेकिन जो हमारी जो क्वांटिटीज हैं, जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या जो प्रॉपर्टीज के जो नंबर हैं अलग अलग आप फिजिक्स में करते हो, उनको भी आप ऐसे फील कर सकते हो. लेकिन कब, जब आप नंबर के साथ डील करते हो, जब आप मैथमेटिक्स को फील करने की कोशिश करते हो.
क्या ये बात आपको क्लियर है? तो यहां पे बच्चों देखो हमने बात की कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन सेंस, ठीक है। तो कॉमन सेंस आपको पता चला और यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया कि वी हैव टू फील द नंबर्स, कि आपको नंबर्स फील करने, एक मैथमेटिक्स आपको यहां फील करना है, ठीक है। और यहां पे जो सॉलिड के केस में हमने एक निकाला ऑर्डर ऑफ एटम्स, तो अगर हम किसी सॉलिड की बात करें, सॉलिड अगर ये आपका सॉलिड है तो इस सॉलिड के अंदर कितना नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स आए? अबाउट 10⁻22। ये देखो कितना ज्यादा ये नंबर है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इसके अंदर कैसे देखें, इसका स्ट्रक्चर का हमें कैसे पता चलता है, कैसे हम स्पेसिफिकली कह पाते हैं कि सम ऑफ द सॉलिड्स आर हैविंग सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, सम ऑफ द सॉलिड्स आर हैविंग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, सम ऑफ द सॉलिड्स आर हैविंग फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो कैसे हम ये स्पेसिफिकली कह पाते हैं? तो क्या ये क्वेश्चन, क्या ये आपकी कॉमन सेंस में अब अपीयर नहीं होगा? और ये होना चाहिए बच्चों। सेकेंड यूनिट के अंदर हम यही करेंगे कि हम कैसे स्ट्रक्चर, कैसे सॉलिड्स के अंदर देख पाते हैं। तो अब हम सॉलिड्स के अंदर कैसे देख पाते हैं? हाउ वी कैन सी इनसाइड द सॉलिड्स। देखो डायरेक्टली हम बिल्कुल नहीं देख सकते, इनडायरेक्टली हम देख सकते हैं यूजिंग अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड एंड दैट इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की हेल्प से ही हम एटम्स के अरेंजमेंट के बारे में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जान पाते हैं। क्लियर है? और डिफ्रैक्शन जो वर्ड आपने अब तक किया, किसके लिए किया? जैसे देखो सेकंड ईयर में आपने डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट किए थे ना, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन आपने किया था। और ये देखो ये सामने आपके ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इसका भी आपने एक्सपेरिमेंट किया था ना। ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है भाई? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्लिट्स, यानी यहाँ पे आपकी क्या है, बहुत सारी स्लिट्स हैं, बहुत सारी एन स्लिट्स हैं, एन स्लिट्स। एन स्लिट्स के केस में क्या होता है? सपोज दिस इज द ट्रांसपेरेंट पोर्शन, suppose the width of the transparent portion is A and this is the opaque portion and the width of the opaque portion is B, and what is the A plus B? A plus B would be your grating element। क्लियर है? अब ये देखो ग्रेटिंग होता क्या है? ग्रेटिंग के ऊपर बच्चों लाइनें होती हैं, देखो ऐसे रूल्ड लाइनें होती है। देखो एक ये लाइन होगी, फिर गैप हो गया, फिर लाइन होगी, फिर गैप हो गया, फिर लाइन होगी, गैप हो गया, ऐसे बहुत सारी लाइन्स होती हैं। सो एवरी लाइन एक्ट एज ए ओपेक पोर्शन and the gap between two line act as a transparent portion। तो ये आपका ट्रांसपेरेंट हो गया, ये आपका ओपेक हो गया। और यहां पे देखो जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था उस पे कितनी लाइनें हैं? 15,000 लाइंस पर इंच। तो यहां अगर ये ग्रेटिंग दिया हुआ है तो यहां से आप निकाल सकते हो कि A प्लस B इस ग्रेटिंग पे क्या होगा, क्योंकि वो 1 इंच में 15,000 लाइन है, तो एक लाइन की क्या डिस्टेंस होगी? 1 इंच बाई 15,000। सो यहां से आ जाएगा A प्लस B, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट से आप क्या निकालोगे? देखो इसका स्पेक्ट्रम कैसा दिखता है। जब लाइट क्रॉस होती है आपके ग्रेटिंग से तो आपके क्या आते हैं? देखो ये वेरियस प्रिंसिपल मैक्सिमास, ये आपका सामने होता है 0th ऑर्डर, फिर आपका फर्स्ट ऑर्डर, ये आपका सेकंड ऑर्डर, ठीक है। जब आपने सोडियम के केस में एक्सपेरिमेंट किया था डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ, तो कैसे किया था? यहाँ पे आपने सोडियम लाइट ली थी, यहाँ पे ये आपका सोडियम लाइट है। जब आपने इसको ग्रेटिंग से पास किया था तो आपका फर्स्ट ऑर्डर का एंगल आपने निकाला था, ये एंगल देखो, एंगल आपने एक्सपेरिमेंटली निकाला फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ऐसे हम सेकंड ऑर्डर के लिए एंगल निकाल सकते हैं। फिर आपने एंगल रखा इस इक्वेशन में, a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये देखो यही इक्वेशन थी ना आपकी ग्रेटिंग के लिए। तो यहां से हमें a प्लस बी पता ही है, थीटा एक्सपेरिमेंटली आ गया, सो वी आर एबल टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो निकाली ना आपने वेवलेंथ। अब अगर आपको लैम्डा दिया हुआ है और आपको निकालना a प्लस बी है, क्योंकि a प्लस बी नहीं पता आपको, a प्लस बी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो अब आप एक्सपेरिमेंटली तो वो भी निकाल सकते हैं ना बच्चों। तो अगर वो हम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं तो सेम चीज एटम्स के केस में क्या है? यहां पे एक चीज देखो, आपको पता है डिफ्रैक्शन की जो कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? लैम्डा मस्ट बी इन ऑर्डर ऑफ स्लिट विड्थ। स्लिट विड्थ यानी यहाँ पे क्या आपका a प्लस बी है ना। तो देखो लैम्डा का ये ऑर्डर होना चाहिए डिफ्रैक्शन के लिए। अगर हम ग्रेटिंग की बजाय ले लें आपके लेयर्स ऑफ एटम्स, जैसे हमने क्या ले लिए? एटम्स ले लिए आपके, नहीं हमने ले लिया आपके एटम्स, ये आपके एटम्स हैं। तो एटम्स, दो एटम्स में क्या डिस्टेंस है आपकी? d, और d का ऑर्डर क्या है भाई? d इज इन ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। तो जो आपको लैम्डा लेना पड़ेगा, जो लाइट लेना पड़ेगा डिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए, लैम्डा मस्ट बी इन ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम।
और ये मुझे बताना किसकी होती है, ये तो बहुत कम वेवलेंथ होगी ना, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों, और ये होती है एक्स रेज की। तभी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए कौन सी रेज को यूज करते हैं, एक्स रेज की, और कौन से मेथड को यूज करते हैं, डिफ्रैक्शन को। तभी आपका ये क्या हो गया, एक्स रेज डिफ्रैक्शन, और उसको हम बोलते हैं एक्सआरडी। अगर हम यहाँ एक्स रेज की एनर्जी निकाले कि जो एक्स रेज की जो फोटोन है उनकी एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ पे एनर्जी होगी आपकी 12.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इतनी एनर्जी की आपको एक्स रेज चाहिए, तभी वो डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस करेंगे अराउंड 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और भी टेक्निक हमारे पास होती हैं, और आपका जैसे सेकंड टेक्निक जो है ना, सेकंड टेक्निक हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन जैसे आपने क्वांटम मैकेनिक्स में भी किया था डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट करते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन भी के आते हैं उनके साथ भी एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है, नहीं, जिसको हम बोलते हैं मैटर वेव्स। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ हम कितनी एनर्जी के देते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन देंगे हम 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। जब वो एटम्स पे जाएंगे तो आपका डिफ्रैक्शन आएगा, उस डिफ्रैक्शन को हम स्टडी करके बता सकते हैं कि एटम जो आपका सॉलिड्स के अंदर एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उनका अरेंजमेंट कैसा है। क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम देखते हैं ना, वो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये भी 4th यूनिट में आप करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या चीज होती है। एक और टेक्निक आपकी है न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, थर्ड टेक्निक। थर्ड आपका क्या है, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन जैसे एक्सरेज का डिफ्रैक्शन आपने किया, ऐसे इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन होता है, ऐसे न्यूट्रॉन का भी डिफ्रैक्शन हम कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन के केस में भी आपकी जो एनर्जी ऑफ द फोटोन होगी वो क्या होगी, एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन होगी, न्यूट्रॉन के केस में वो होगी 0.8, वो आपकी जो होगी ना वो एनर्जी कितनी होगी 0.0818 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो न्यूट्रॉन के केस में एनर्जी कम है क्योंकि ये न्यूट्रॉन थोड़े से हैवी पार्टिकल्स हैं, तो भी हम आपके एटॉमिक अरेंजमेंट्स की, तो भी हम जो एटम्स के अरेंजमेंट की स्टडी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो अब यहाँ मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है जो आप खुद अपनी लैब में कर सकते हो बच्चों। मैंने क्या किया है, मैंने सिंगल ग्रेटिंग की बजाय 2 ग्रेटिंग ले लिए। देखो अगर मैं एक ग्रेटिंग ऐसे लेता जो इसके नीचे रखा हुआ, देखो एक ही ग्रेटिंग है, उसके बाद मैंने क्रॉस ग्रेटिंग और ले लिया। अब लेजर लाइट में इसे पास करूंगा, लेजर लाइट की ग्रेटिंग से देखो जब लाइट पास करती है तो आपका क्या दिखता है, वी आर गेटिंग वेरियस प्रिंसिपल मैक्सिमास। अगर मैं ग्रेटिंग, देखो एक ग्रेटिंग में ऐसे लाइंस थी, अगर मैं ग्रेटिंग को चेंज कर दूं ऐसे, ये देखो भाई आपने ग्रेटिंग को ऐसे चेंज कर दिया, देखो ओरिएंटेशन, देखो रिफ्लेक्शन में भी मैक्सिमा, देखो रिफ्लेक्शन, ये देखो बच्चों, ये देखो भाई, अब ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन देखो, रिफ्लेक्शन में भी आपको वही दिख रहा है, देखो ये। अब मैं एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करूंगा, ध्यान से सोचना इस बात को। ये मेरे पास मैंने 2 ग्रेटिंग ले लिए बच्चों, 2 ग्रेटिंग है। अब अगर मैं इन दोनों ग्रेटिंग्स को ऐसे मिला दूं, अब देखो 2 ग्रेटिंग से अगर लाइट पास करेगी तो आपको कैसे दिखेगी। अब अगर मैंने ऐसे लगा दिया तो ऐसे हैं, तो देखो यानी बोर्ड पे आपका स्लिट्स का कॉम्बिनेशन कैसा दिखेगा, ये देखो या तो स्लिट्स ऐसे हैं, क्लियर, या आपकी स्लिट्स ऐसे हैं। अब बताओ भाई क्या दिखेगा, सोचो। आपको लगता होगा कि जी लाइन ऐसे भी दिखेंगी और लाइन ऐसे, यानी अभी देखो मैं फिर कह देता हूं कि आपको अगर आपने ऐसे किया तो सपोर्ट आपको कितने दिखे, हार्डली 1 2 3 4 5, देखो अप्रोक्सीमेटली 5 ही दिखे ना। और अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं दूसरे को तो आपको यहां भी कितने दिखे, 5 ही यहां दिखे, लेकिन वो दिखे। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो बच्चे क्या मानेंगे, ये देखो दोनों को मैंने ऐसे मिला दिया बच्चों, एक की एक्सिस, देखो ये दोनों ऐसे एक्सिस थी, एक की ऐसे कर दी, एक की ऐसे कर दी, क्लियर। तो यही कॉम्बिनेशन हो गया। तो अब क्या दिखेगा बताओ, अब ऐसे मानेंगे ना बच्चे कि 5 यहां दिखेंगे, 5 यहां, सिर्फ 5 ही दिखेंगे ना। देखें अभी, ये देखो, अरे देखो, यानी आपको 5 नहीं दिखे, आपको बहुत सारे दिखे। देखो भाई, हाँ बच्चों देखो, जो डबल ग्रेटिंग का एक्सपेरिमेंट है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कैसे आपका डबल ग्रेटिंग जो है इट मे बी ट्रीटेड लाइक अ 1 लेयर ऑफ एटम। ठीक है, तो लेकिन हम आज इस लेक्चर का यही एंड करते हैं। आप कुछ ये अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो आपने वीडियो लेक्चर अगर देखा तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे that are used in X-ray diffraction to study crystal structure। ये ऑर्डर आपको पता है।
व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एक्सरेज फोटोन, ये वो ऊपर वेवलेंथ है, ये एनर्जी है उसी फोटोन की दैट आर यूज्ड इन एक्सरे डिफ्रैक्शन टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, ये आपको पता है अभी। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन थ्रू एटम्स, तो ये भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। ओके, थैंक यू।